नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते खबरों के साथ, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों की चुनाव को जीतने को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की गई, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव की तैयारियों और बागियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर चर्चा की। इसे लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी निकाय चुनावों को लेकर कई मुद्दों को लेकर बैठक हुई, जिसमें कि सोशल मीडिया प्रबंधन और स्टार प्रचारकों की रैलियों को प्रभावी बनाने पर रणनीति बनाई गई है। देखिए, आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हमने चुनाव के अभी तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला पर पूरी चर्चा की है। हमने सोशल मीडिया पर चर्चा की, हमने मीडिया के मैनेजमेंट पर चर्चा की, हमने प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से जो टोली बनी उस पर उसके कार्यक्रमों की श्रृंखला पर चर्चा की। हमने आगामी दिनों का जो हमारा स्टार प्रचारक है, स्टार प्रचारकों के जो कार्यक्रम बनने हैं उस पर भी अद्यतन कार्यक्रम को स्वरूप दिखाई दे, उस प्रकार की चर्चा की। इसके साथ साथ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्यक्ष कार्यकर्ता या उनके परिवार का सदस्य, खासतौर पर उनकी पत्नी है, माता है, पिता है, ऐसे लोगों को हम तत्काल पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं और हमने वो सूची मंगाई है जिलाध्यक्षों के द्वारा, और जिलाध्यक्षों ही उन निष्कासन को अमली जामा पहनाएंगे। और हमने बहुत समय दिया ये अपेक्षा के साथ कि देर सवेर कार्यकर्ता चीज़ों को समझे, पार्टी प्रदर्शन खड़ा हो, लेकिन क्योंकि समय की एक सीमा होती है और आज और कल के अंदर ऐसे जो भी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा उनको पार्टी से बाहर कर दिया। लगभग 102 की ऐसी सूची निकल कर आई है, लेकिन इसमें वार्डों के ज़्यादा है। नगर निगम, नगर पालिका चेयरमैन स्तर पर हमारे बहुत एक दो स्थानों पर हैं, उनकी सूचियां अलग से विधिक रूप से आप तक पहुंचाएंगे। पर अभी उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद अब भाजपा ने स्टार प्रचारकों की ड्यूटी के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सभी स्टार प्रचारक जल्दी प्रचार शुरू करेंगे, इसके लिए जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, स्टार प्रचारक की जहां तक सूची की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसकी एक पूरी रणनीति तैयार की जाती है, समन्वयक बैठाए जाते हैं, पर्यवेक्षक तैनात किए जाते हैं, स्टार प्रचारक भेजे जाते हैं। तो अभी स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है। अब जल्दी देखा जाएगा कि किस जिले में किस स्थान पर कौन से स्टार प्रचारक हमारे जाएंगे, और ये तय हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा और निश्चित तौर पर ये जो संगठन निर्णय लेगा उसी के अनुसार जनसभाओं की तैयारी करी जाएगी और वहां पर स्टार प्रचारकों को भेजा जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम ने महाकुंभ के लिए ऋषिकेश से 39 सीटर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के लोगों को कुंभ का न्योता दिया है, जिसके लिए प्रदेश से बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे, जिसको देखते हुए 39 सीटर बस का शुभारंभ किया गया है, जो कि रोज 10 बजे श्रद्धालुओं को लेकर कुंभ स्नान के लिए रवाना होगी। ये कुंभ मेला स्पेशल लगाई गई है श्रद्धालुओं को देखते हुए। अगर मतलब नियमित जो प्रमुख स्नान तिथियां हैं उनमें भी रेगुलर रहेगी जब तक कुंभ मेला है। 26 फरवरी तक नियमित रूप से संचालित होगी और 12 बजे हरिद्वार से और प्रयागराज में वापसी सुबह प्रातः 4 बजे। और ये महाकुंभ है और इसमें संत समाज बड़ा उत्साहित है। पूरा संत समाज, विद्वत समाज और हमारा समस्त क्षेत्र का जो जनमानस है, और जो ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए जो बस सेवाएं लगाई हैं, ट्रेन सेवाएं लगाई हैं, ये अधिक मात्रा में लगाई जाए, अधिक, क्योंकि पूरा विश्व इस टाइम प्रयागराज जाने को आतुर है। प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनावों को लेकर सियासत गर्म है। इस दौरान भाजपा अपने ही पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बागियों पर एक्शन की तैयारी में है। पार्टी ने चुनाव लड़ रहे बागी प्रत्याशियों को 8 जनवरी तक अपना समर्थन देने की डेडलाइन रखी थी। भाजपा विधायक विनोद ने कहा कि पार्टियों ने बागियों को कई बार मौका दिया, यदि कोई भी पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ता है तो उसे अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा। और स्वाभाविक बात है, वर्षानुवर्ष जो पार्टी में काम करेगा, अगर वो कहीं दिशा भ्रम हो रहा है, कहीं भ्रमित हो रहा है या उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है, उसके कारण वो गलत निर्णय ले रहा है, तो हमारी ये भी जिम्मेदारी का उसको समझाए, बुझाए और एक बार प्रयास करें कि उसका राजनीतिक भविष्य खराब न हो।
वो पार्टी साथ बना रहे, लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद भी अगर कार्यकर्ता नहीं मानता और हरदर्मी पर उतरा हुआ है तो फिर पार्टी को अनुशासन के दंड में चलाना पड़ता है। और स्वाभाविक बात है वर्षानुवर्ष जो पार्टी में काम कर रहे हैं। देहरादून में आगामी 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि अब करीब 70 से अधिक प्रवासियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार वेलनेस, कौशल विकास, शिक्षा, कृषि, आयुष के साथ कई अन्य सेक्टर में निवेश के बारे में विचार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वहीं प्रवासी सम्मेलन पर सवाल उठाते हुए विपक्ष ने कहा कि सरकार इससे पहले भी कई सम्मेलन करा चुकी है, लेकिन प्रदेश की हालत खराब होती जा रही है। देखिए, हमारे देहरादून उत्तराखंड में जो प्रवासी सम्मेलन होने जा रहा है 12 तारीख को, उसको लेकर सभी के मन में एक हर्ष का विषय है और 60 से ज़्यादा प्रवासियों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और उत्तराखंड सरकार वेलनेस, कौशल विकास सेंटर को लेकर और चीज़ों को लेकर और आयुष के साथ अन्य सेक्टरों में किस प्रकार निवेश किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर एक प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन करने जा रही है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और सिंगापुर, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, अमेरिका और वियतनाम, ओमान जैसे देशों के लोग भी यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यहाँ पर शिरकत करेंगे, जो कि काफी हर्ष का विषय हमारे उत्तराखंड के लिए रहेगा। वहीं निकाय चुनावों के लिए राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं देहरादून नगर निगम में सड़क और सीवर जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अलग अलग वार्डों में लोगों का कहना है कि कहीं सड़क नहीं बनी तो कहीं नालियों को साफ करने के लिए नगर निगम से लोग नहीं आते। सीवर और पानी को लेकर लोगों में खासा रोष देखने को मिला। प्रत्याशियों का कहना है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से देहरादून नगर निगम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रचार में जुट चुके हैं और सरकार पर जमकर अपना निशाना साध रहे हैं। पार्टी के बहुत शुक्रगुजार हैं, एक बहुत शानदार उम्मीदवार दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी शानदार तरीके से एकजुट होकर के इनके पीछे खड़ी है और जब कांग्रेस एकजुट होती है तो जीत निश्चित होती है और कांग्रेस इस समय एकजुट खड़ी है। देहरादून की अगर बात करें, स्मार्ट सिटी में 2800 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन शहर स्मार्ट नहीं हो पाया। ये इसको लेकर किसको जिम्मेदार? ये तो आज देहरादून तो इन्होंने जो है बदरंग कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं जो यहाँ की रोड है, नालियां हैं, ये सब लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे जो लक्कड़ मंडी की थी, एक लक्कड़ मंडी है और एक मक्का मस्जिद है। यहाँ पर लक्कड़ मंडी में तो आज तक सीवर लाइन डली नहीं थी। इन 30 से 35 सालों को 40 सालों कभी सीवर लाइन नहीं डली थी। मैंने अपने प्रयास से जिससे हेल्प करनी चाहिए ली, मैंने पहली बार वहां पर सीवर लाइन डलवाई है, वहां का रोड का काम किया है। पार्टी के बहुत अल्मोड़ा नगर निकाय चुनाव इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। अपने अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए दोनों दलों के बड़े नेता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। विधायक मनोज तिवारी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के स्थानीय दिग्गज नेता अपने प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। विधायक मनोज तिवारी ने इस बार फिर जीत का दावा किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल ने कांग्रेस के गढ़ को तोड़ने और भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की बात कही। पिछले 25 साल में इस सीट पे कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने नगर की क्या दुर्दशा करी है आपको पता ही है। जाम आम है और जगह जगह कूड़े के ढेर आपको मिलते हैं, नालियां सारी चौक हैं। और तो और सबसे बड़ी बात है, इस कांग्रेस सरकार ने अल्मोड़ा का जो मूल स्वरूप है, हमारा पटाल बाजार जो अल्मोड़ा की जो पहचान थी, वो पहचान भी बदल के रख दी है। देखिए कि किस तरीके से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से अजय वर्मा जी का प्रचार तेज है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है। निश्चित रूप से अल्मोड़ा नगर निगम का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकास अच्छा होगा। देखिए, जिस तरह से हम विभिन्न वार्डों में जा रहे हैं तो कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है और अपार जनसमर्थन मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की चाहे महंगाई विरोधी हो मामला हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे बंदर का आतंक हो, इन सारी चीजें जो ज्वलन समस्याएं उनको लेकर जनता के बीच में आक्रोश है और कहीं न कहीं लोगों ने इस बार मेयर पद पर कांग्रेस के व्यक्ति को जिताने का एक संकल्प ले लिया है।
वहीं लोहाघाट के गलचौड़ा क्षेत्र में गुलदार की दहशत बरकरार है। सोई क्षेत्र के पूर्व सैनिक कोच मयंक कौली ने बताया कि गलचौड़ा आईटीबीपी सड़क में गुलदार की लगातार चहलकदमी जारी है और सड़क में साई सेंटर के खिलाड़ियों, आईटीबीपी के जवानों और ग्रामीणों के लिए गुलदार बड़ा खतरा बना हुआ है। गुलदार कभी भी गंभीर घटना को अंजाम दे सकता है। कोच ओली ने कहा कि वन विभाग को कई बार सूचना देकर गुलदार पकड़ने की मांग की गई, पर कोई भी संज्ञान अभी तक विभाग की ओर से नहीं लिया गया। कोच ओली और सोई क्षेत्र के ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। हालांकि नुकसान अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन 1-2 गायों को अभी तक उसने मारा है। और आने वाले समय में, क्योंकि रोज के रोज हमारे जो छमनिया स्टेडियम क्षेत्र का जो रोड है, वहाँ पे उसकी दहशत काफ़ी ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ रही है। तो वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर है, साथ ही स्टेडियम में काफ़ी बच्चे दिन रात तैयारी करने आते हैं। तो एक गाँव वालों के लिए और बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। मैं वन विभाग से यही अपील करूँगा कि पिंजरा लगाकर जल्द से जल्द बाघ को पकड़ने की कार्रवाई की जाए। जी, ग्रामीण और जितने भी हमारे स्टेडियम के खिलाड़ी हैं, सभी लोग दहशत में हैं, क्योंकि जानवर है, कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। तो एक बड़ा हमला जो है ना हो, इसके लिए मैं वन विभाग से कहता हूं कि जल्द से जल्द कोई उचित कार्रवाई करे। देहरादून में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि 3 युवक मिलकर एक युवक की सरेआम बुरी तरह से पिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। अब देहरादून पुलिस ने उत्पात मचा रहे तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कि 3 युवक एक युवक को पीट रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों युवकों को उनके ऑटो के साथ हिरासत में ले लिया गया, जिन पर अब वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया के माध्यम से भी ये सूचना आई कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक जो है युवक को पिटाई कर रहा है। और इस संदर्भ में जो है वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह सभी को चेक किया गया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से जो चीजें हमें पता चली, उसमें पता चला कि एक ऑटो में 3 लोग जा रहे थे और जिसमें पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार ने उस पर टक्कर मार दी। और उसके बाद जब वो उतरे तो उनकी वहाँ बहसबाजी हो गई और गाली गलौज होने के कारण उत्तेजित होकर जो 3 युवक थे उनके द्वारा जो है एक युवक की जिसने टक्कर मारी थी उससे मारपीट हो गई। चूंकि वीडियो इस तरह से सार्वजनिक रूप से वायरल हो रहा था और इसमें कोई शिकायतकर्ता भी इसमें नहीं आया था, लेकिन वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो इस तरह से सरेआम जो हुड़दंग मचा रहे थे या गुंडाई कर रहे थे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर कार्रवाई थाना स्तर से की गई है। इसी के साथ प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत देहरादून पुलिस भी नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ मुख्यालय स्तर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रेमनगर से लगभग 1 किलो 700 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तारी की गई। वहीं थाना राजपुर में शुक्रवार को 38 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया है। नशे के विरुद्ध एक अभियान लगातार चल रहा है जो मुख्यालय स्तर से भी इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें डेली जो है नशा तस्कर जो सक्रिय रूप से यहाँ पर है और खासकर जो अभी आगामी जो चुनाव भी है डिस्ट्रिक्ट, उसके तहत भी जगह जगह हमारी चेकिंग चल रही है। और इसमें सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभी हाल फिलहाल इसमें तस्कर ऐसे पकड़े गए जिसमें थाना प्रेमनगर में भी 1 किलो से ज्यादा चरस पकड़ी गई। साथ ही साथ अभी राजपुर थाने में भी 38 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को जो रानी पोखरी के निवासी थे उनको भी पकड़ा गया है और उनसे 10,000 से ज्यादा रुपए जो उन्होंने बेचकर अभी लिए थे वो भी बरामद हुए हैं। इस तरह का अभियान चल रहा लगातार और सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई जो नशा में तस्करी में लिप्त है उनके विरुद्ध एक अभियान के रूप में चेकिंग अभियान भी चल रहा है। जो हमारे मुखबिर उनको भी सक्रिय किया गया है। रामनगर के दिचौरी रेंज के तहत आने वाले क्यारी गांव में बाघ के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। डीएफओ दिगंत नायक ने कहा कि यहाँ कई बाघ हैं, ऐसे में हमलावर बाघ को पकड़ने से पहले उसकी पहचान की जानी भी जरूरी है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल जंगल में 1 महीने के लिए प्रवेश पर रोक रहेगी। उन्होंने ग्रामीणों से भी अपील की कि फिलहाल वे जंगल की ओर न जाएं और अकेले तो कतई न जाएं। गांव वालों के साथ मिलकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, लेकिन 9:30 बजे तक कोई सफलता नहीं मिली थी। तो इस कारण हम उसको स्थगित करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे साथ गए थे उनका भी मतलब सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और आज सुबह फिर से 6:30 बजे पूरा टीम को बुला लिया गया था। विलेजर्स के साथ हमने फिर से खोजबीन स्टार्ट किया। तराई वेस्ट, कॉर्बेट और हमारा फायर सर्विसेज की टीम भी साथ आए थे और लगभग अभी 12 बज रहा है। तो अभी बॉडी रेस्क्यू हुआ है, बॉडी मिली है और उसको अभी
नीचे हम गांव की तरफ ले आए और अभी ये भी आ रहा है, हमारा एम्बुलेंस और मेडिकल टीम यहीं पे आ रहा है। ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम करके आगे की कार्रवाई किया जाएगा। गांव वालों के साथ मिलकर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन। इधर उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष के दौरान बजट खर्च करने में लापरवाह विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उन विभागों को कम बजट का आवंटन होगा। प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी वित्तीय वर्ष खत्म होने में कुछ समय बचा, हालांकि अभी प्रदेश में आचार संहिता लगी है। ऐसे में सभी विभाग अपने बजट का सही उपयोग करके उनका खर्च करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों की ओर से बजट खर्च करने में लापरवाही की जा रही है, उन विभागों को अगले वित्तीय वर्ष में कम बजट अलॉट किया जाएगा। अपने विभागों की समीक्षा करते रहे हैं। मेरे द्वारा भी अनेकों बार समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारी भी इसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जो अपेक्षित खर्च उनसे हम लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं कर पाए। अभी हमारे पास समय, हालांकि इस टाइम आचार संहिता लगी है, लेकिन जो काम चल रहे थे उन पे वो हमने कहा है कि तेजी लाएं। अपने विभागों की समीक्षा करते रहे हैं। वहीं खटीमा में जिला निर्वाचन अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 25 जनवरी को मतगणना होगी, इसलिए सभी तैयारियां पहले से ही पूर्ण कर ली जाए। साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी को प्रेक्षक के लिए एक रूम बनाकर कंप्यूटर इंटरनेट व्यवस्था कर बैरिकेडिंग कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। ये पाया कि वहाँ पे तैयारियाँ की जो शुरुआत है वो पूरी कर ली गई है और इसमें हम लोगों ने पूरे निर्देश भी दिया गया कि कैसे स्ट्रॉन्ग रूम बनने हैं, कैसे कैसे प्रेक्षकों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, कहाँ पे आपकी रिसिप्ट और डिस्पैच किए जाएंगे। तो इसमें पूरी तैयारियों का आकलन कर लिया गया है। यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा बहुत जल्द ही। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पूरा हम लोग जो जिस हिसाब से बैरिकेडिंग होती है, जिस हिसाब से निकाय की व्यवस्था करनी होती है, काउंटिंग की व्यवस्था होगी, वो पूरी तैयारी 5-6 दिन में पूरी हो जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और इसीलिए सभी प्रत्याशी लोक लुभावने वादे जनता से कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम के अलग अलग वार्डों से जाकर टीवी 24 जनता का मूड जान रही है। देहरादून नगर निगम में वार्ड 69 रीठा मंडी के लोगों ने बता दिया कि इस बार मेयर का ताज किसके सर सजेगा और कौन होगा क्षेत्र का पार्षद। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देहरादून नगर निगम के वार्ड 69 रीठा मंडी में भी हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं तौसीर अहमद वहां पहुंचे हैं। सर, आप भी निगम अभी तक कांग्रेस देखी है और अचानक कांग्रेस छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़। कांग्रेस से हमने अप्लाई किया था टिकट के लिए। इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी लोगों को जो है डेमोक्रेसी में हक है को इलेक्शन लड़ें। हमने भी कोशिश की, कांग्रेसी हैं हम, लेकिन कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है जी। तो लेकिन अलग से हम किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे समर्थकों ने सबने कहा कि नहीं भाई, अगर वहाँ से टिकट नहीं मिला तो आप आज़ाद लड़ो, तो हम निर्दलीय आज़ाद जो है इलेक्शन लड़ो। क्या लग रहा है वार्ड में, क्योंकि आप ही की पार्टी का जो निवर्तमान पार्षद हैं वो आप ही की पार्टी के हैं, तो कैसा उनका कार्यकाल आप ये नगर निगम में जो पिछला रहा है कैसे देख रहे हैं? पिछला कार्यकाल जो है उन्होंने काम किए, लेकिन जो काम किए उससे लोग मुतमईन नहीं रहे। तो अब सभी लोगों ने ये कहा कि पिछली बार तो इलेक्शन लड़ा था, इस इलेक्शन में मुद्दे क्या है आपके? क्या लगता है कि अगर आप आते हैं, पार्षद आपको लोग चुनते हैं, तो क्या प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता ये है कि हमारे बस्ती में, हमारे वार्ड में बिजली की समस्या है, सड़क की है, सड़कें कई बनी हैं और बन के टूट गई हाथों हाथी। उसके अलावा नालियों का है, सीवर लाइन बिल्कुल अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो जो उसमें उसके ढक्कन में सुराख होते हैं वहाँ से दिखाई दे जाएगा, पूरे लबरेज हुए पड़े हैं, नालियाँ गंदी हैं। अच्छा जी, ये काम सारे जो है बिजली, पानी और स्वास्थ्य के लिए। दूसरे हमारी बस्ती है पीछे। आप बताइए जी, क्या आप तौसीर साहब को अगर चुनते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकता है? ऐसा है कि यहाँ पे सारे ही एक साथ हैं, तो सबका ही विचार जैसा है उसी के हिसाब से। पर यहाँ पे ना काम होने काफ़ी बाकी हैं, जैसे कि राशन का गया हुआ बंदरौली गली में, यहाँ की लेडीज जाती है, अगर वो यहाँ ही हो जा वो सबसे बेस्ट है। एक यहाँ छोटा सा 2 कमरे का क्या चिकित्सालय बन जा, उसमें क्या है पर्ची कट जाए किसी भी हॉस्पिटल में। कुछ ऐसे हैं मसले जो कि बहुत ज़्यादा है, वो अभी तक नहीं हो पाए।
पार्षद भाई अब अच्छा पार्षद हो, चुन के आए, अच्छे काम हो यहाँ के, स्कूल का हमारे वक्त बोर्ड का सब ये काम हो सारे जो हम चाहते हैं, सड़क नाली सब बने, बिजली का सब काम हो, ये उसी को चाहते हैं। तो क्या कुछ प्राथमिकता है आपकी वार्ड में? हमारी प्राथमिकताएं बहुत हैं। आपने देखा होगा हमारा वार्ड सबसे पिछड़े वार्डों में से एक आता है। जैसे हमारे पुराने पार्षद कहते हैं काम कराए, काम कहाँ है? कुछ काम नहीं है, जनता परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड का, रोखा कच्ची कॉलोनी का है, स्कूल का है। हमारे यहाँ बहुत मुद्दे हैं जिसको लेकर हम फील्ड में जा रहे हैं और उसका समर्थन है। हम सामने डिबेट करने के लिए तैयार हैं, कैंडिडेट आए, वो हमसे पूछे हमने क्या नहीं किया। देखिए, डिबेट करने से विकास नहीं होता। डिबेट तो आप जब मर्जी कर लीजिए, 24 घंटे में तैयार हूँ, जब मर्जी बैठे। डिबेट करने से नहीं, जनता तो काम मांग रही है, जनता आपके सामने है। जनता की बेरोजगारी है, जनता के लिए एक स्कूल है छोटा सा जो आज तक जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया है। अभी आप एक उम्मीदवार का आप शायद लेके भी आए इंटरव्यू, ये स्कूल 20 साल से उन्हीं के अंदर में है, ना आज तक इसका रजिस्ट्रेशन है, ना कुछ है, कुछ नहीं। आजकल हमारे वार्ड ज़्यादातर पिछड़े वार्डों में से आ रहा है। इसका हम हमारी जो है प्लानिंग बनाई हमने, इसके वक्फ बोर्ड के भी एक मुद्दा चल रहा है किराए का लेकर, उसे लेकर हम फील्ड में, उसका हमें जन समर्थन पूरा मिल रहा है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। हमारा आप भाजपा में कब से जुड़े? भाजपा से हम अपने विधायक जी से 10-15 साल से टच में हैं। तो विधायक तो आपके रहे हैं, सरकार आपकी रही है, बावजूद उसकी चीज़ें नहीं हो पा रही। देखिए, अभी इससे पहले कांग्रेस, यहाँ पार्षद ही कांग्रेस के रहे हैं। जनता थोड़ी हमारे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उसका जवाब। अब विधायक जी ने हमें विश्वास किया तो उस विश्वास पे हम खरा उतर के बताएंगे ना आपको। एक बार सीट हम इंशाल्लाह, हमारी जीत पक्की है तो मान लेंगे, और ये विश्वास हम जनता का पूरा विश्वास पे खरे उतर के दिखाएंगे, और विकास जो हमने कराया और आगे भी करेंगे। बिल्कुल। इस वक्त रीठा मंडी में हमारी लोगों से बात हुई, अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी जीत के दावे किए हैं, और कई मुद्दे, क्योंकि जो निवर्तमान पार्षद है उनसे भी हमारी बात हुई, उसके साथ साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से बागी होकर आए हैं, उनसे भी बात हुई, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बात हुई। सबके मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन जनता का रुख है, क्योंकि जनता साफ कह रही है कि जो लोग काम करेंगे उनको ही जनता अपना समर्थन देगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। तो प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, लेकिन आचार संहिता लागू कर दी गई है। सभी विभागों, अधिकारियों, राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के निर्देशों की जानकारी भी दे दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उसी के तहत अभी तक लगभग 54 लाख की अवैध शराब और करीब 9 करोड़ की नारकोटिक्स पकड़ी गई है, और प्रत्याशियों के खर्च के लिए भी संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। देखिए, अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी अधिसूचना निर्गत होते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, और ये संपूर्ण जो हमारे 100 नगर निकाय हैं जिनमें चुनाव होना है उन क्षेत्रों पर लागू हो चुकी है। इससे संबंधित जो हमारे दिशा निर्देश हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जो है बुकलेट सभी संबंधितों को, राजनीतिक दलों को और जिलों को, अधिकारियों को, शासन को, सभी को उपलब्ध करवा दी गई है, और इससे संबंधित विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी जो है निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसके प्रभावी जो है मॉनिटरिंग के लिए जो है टीमों का गठन किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसमें आबकारी, प्रशासन और पुलिस विभाग के जो टीमें हैं वो बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं। उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत हर्षुल घाटी के 4 बुग्याल और ट्रैक को विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 3 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। जल्दी वन विभाग की ओर से इस पर कार्य शुरू भी कर दिया जाएगा। यहाँ 4 बुग्याल और ट्रैक को विकसित होने से साहसिक के साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विलेज में देखो, लगातार इसमें कार्य योजनाएं पहले बनी थी जो भारत सरकार की, वहाँ से लगातार जो हमारी योजनाएं हैं वो स्वीकृत होते जा रही है, और कुछ बड़ी योजना भी इसमें हम लोग अभी प्रस्तावित किए हैं और अभी और कर रहे हैं। मूल उद्देश्य यही है, हमारी पूरी जो हर्षिल वैली है वो पूरे उसमें 8 गांव, उसमें आबादी वाले गांव हैं, 2 हमारे उसमें जो अभी गैर आबाद गाँव हैं, तो उनका पूरा एक हिसाब से ब्लूप्रिंट हमारा तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम में वाइब्रेंट विलेज हमारे लिए एक नया, एक पूरी हर्षिल उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, जो एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा आशा के साथ उसको आगे हम उसमें काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
कि जो 8 गांव हमारे वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत आए हैं, और जो ये पर्यटन की दृष्टि से जो देखा जाए, क्योंकि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, केवल हमारा 4, 5, 6 महीने का ही रोजगार हो पाता है। और जब ये ट्रैकिंग रूट बनेंगे तो अधिकांश हम लोगों को इससे फायदा मिलेगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, और निश्चित तौर पे ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छी सोच हो जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य सरकार की कैबिनेट मंत्री पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर खाद्य विभाग से संबंधित कई घोषणाएं की, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसको लेकर उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है। में नगर निकाय चुनाव गतिमान है और आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य है, लेकिन सत्ता के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई नियम कायदे हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा ने जिस तरीके से 7 तारीख को विधानसभा में समीक्षा बैठक के नाम पर तमाम घोषणाएं की हैं। उन्होंने खाद्य की दुकानों में आरक्षण की बात की है, उन्होंने राशन कार्ड धारकों को खाद्य तेल देने की घोषणा की है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और 8 तारीख को भी उन्होंने समीक्षा बैठक के नाम पर जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के पदोन्नति, भर्ती और पेंशन से संबंधित घोषणाएं की हैं, ये चुनाव को प्रभावित करने वाली घोषणाएं हैं। और हमने इसकी शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से की है। राज्य निर्वाचन आयोग महोदय ने हमारी शिकायत का संज्ञान लिया है और कार्रवाई का भरोसा दिया है। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।